हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 13 एसी सर्किट और आज है उसका लेक्चर नंबर 3। ऑलरेडी मैंने इसके 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू क्या होती है वो स्टडी किया था। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको फेजर डायग्राम क्या होता है वो बताया था एंड डिफरेंट एसी सर्किट्स हमने देखे थे। उसमें से सबसे पहला एसी सर्किट हमने देखा एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस। दूसरा एसी सर्किट आज मैं पढ़ाने वाली हूँ एसी सर्किट विथ इंडक्टर। तीसरा एसी सर्किट है एसी सर्किट विथ कैपेसिटर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग डिटेल में एसी सर्किट विथ इंडक्टर के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो बच्चों, एसी सर्किट विथ इंडक्टर मतलब जो एल है, मैंने आपको बोला इंडक्टर हम डिनोट करते हैं एल से। तो उसमें हमने क्या किया था रजिस्टर में हमने एसी को एक रेजिस्टर के साथ कनेक्ट किया था, राइट। एंड देन हमने स्टडी किया, तो थोड़ा रिवाइज करते हैं। E इज इक्वल टू क्या होता है, E0 साइन ओमेगा टी। पूरे चैप्टर में ये टॉपिक, ये जो इक्वेशन है वो यूज होने वाला है, इसको रटी लो आप लोग। I0 साइन ओमेगा टी, क्योंकि साइन ओमेगा टी सिनोसाइडल वेव मिलती है एसी में, तो यही हमें इक्वेशन यूज करना है। तो ये हमने दोनों इक्वेशन फॉर्म किए थे। तो इसमें जो फेज है इसका भी ओमेगा टी, इसका भी ओमेगा टी, तो फेज डिफरेंस दोनों का सेम है। इसका मतलब यहाँ पे फेज डिफरेंस हमें क्या मिला था, 0 मिला था। यहाँ पे I0 हमें क्या मिला था, पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या मिला था, E डिवाइड बाई R। तो R यहाँ पे क्या था, हमारा रेजिस्टेंस था जो कि करंट को अपोज करता है। और ये AC में एंड DC में दोनों में सेम होता है। AC एंड DC में ये क्या होता है, सेम होता है। ये देखता नहीं कि करंट कौन से टाइप का है, दोनों टाइप में वो उसका काम करता ही रहेगा, चाहे वो AC हो चाहे वो DC हो। ये बातें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेज डिफरेंस दोनों में 0, I0 इज इक्वल टू E अपॉन R। R यहाँ पे रेजिस्टेंस है जो AC एंड DC में सेम होता है। अब हम बात करने वाले आज इंडक्टर की। तो बच्चों, इंडक्टर की एक कॉइल होती है, जैसे रेजिस्टर में ऐसे ट्रायंगुलर शेप का एक स्प्रिंग जैसा होता है, वैसे इंडक्टर में एक कॉइल होती है। ऑलरेडी हमने इसके बारे में इसके पहले के चैप्टर में मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बहुत डिटेल में स्टडी किया है। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, उसमें हमने इसका यूज भी किया था। तो उसमें हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया था, होप्स आपको याद होगा। वो फॉर्मूला क्या था, देखो अभी यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझ लो, यहाँ पे मैंने एक की अप्लाई की। ओके, ये जैसे ही की हम लोग ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये की क्यों अप्लाई की, क्योंकि यहाँ पे करंट हमें चेंज करना है। जब करंट हम चेंज करते हैं ना, तो ये इस कॉइल में क्या होता है, EMF प्रोड्यूस होता है, EMF इंड्यूस्ड होता है, ये हमें पता है। अगर हम करंट वेरिएबल रखते हैं तो कॉइल में क्या प्रोड्यूस होता है, EMF प्रोड्यूस होता है। ये हमने सेल्फ इंडक्टेंस में स्टडी किया था। तो यहाँ पे हमने इसलिए की अप्लाई किया, जैसे हम की ऑन करेंगे करंट बढ़ता जाएगा, यहाँ से करंट पास होगा, वो करंट पास होने के बाद इसमें एक EMF इंड्यूस होगा। मान लो यहाँ का EMF मैंने E दिया, इस एसी सर्किट का EMF E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी है। तो यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, E डैश बोलेंगे। तो ये E डैश है, ये E है, इतना याद रखो। करंट की वजह से यहाँ पे EMF इंड्यूस हुआ, उसको हम बोलेंगे E डैश। और ऑलरेडी हम अप्लाई कर रहे हैं जो EMF है वो क्या है, E0 साइन ओमेगा टी, AC है इसलिए। ठीक है, अब जैसे कि अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ये EMF इंड्यूस होता है, ऐसे फैराडे ने कहा था। बट लेंज ने क्या कहा था, वो जो EMF इंड्यूस हो रहा है दैट अपोज टू द कॉज, ऐसे लेंज ने कहा था। तो E को हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको माइनस साइन लगाते हैं, L इंटू DI/dt। ये फॉर्मूला हमने पिछले चैप्टर में ही स्टडी किया है। अगर आपको याद नहीं है तो वो वीडियो जरूर देखो, सेल्फ इंडक्टेंस का। E इज इक्वल टू माइनस L इंटू DI/dt। अब देखो यहाँ पे E डैश इज इक्वल टू माइनस L इंटू DI/dt अकॉर्डिंग टू, दिस इज अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। ओके, तो देखो बच्चों, ये एक सर्किट है और ये सर्किट के हिसाब से हमें पता है कि जो भी इसमें जितना भी करंट पास हो रहा है या फिर जितना भी EMF इंड्यूस जितने भी कंपोनेंट के अक्रॉस EMF है, वो कंपोनेंट की एडिशन क्या होती है, 0 होती है। मतलब यहाँ AC के अक्रॉस कितना EMF है, E। इस इंडक्टर के अक्रॉस कितना EMF है, E डैश। यहाँ पे 2 ही EMF है। ऑलरेडी हमने किरचॉफ लॉ के बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व किए, सेम वही यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ
ई प्लस ई डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 0 मिलेगा। ई प्लस ई डैश इज इक्वल टू 0। तो इस ई को अगर मैं इधर शिफ्ट करती हूँ तो ये क्या बनेगा, ई इज इक्वल टू माइनस ई डैश। बट ई डैश इज इक्वल टू क्या है, माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, वो यहाँ पे पुट कर दो। ई इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस एल इंटू डी आई बाई डी टी, ये मैंने यहाँ पे पुट किया। तो ये माइनस माइनस क्या बनेगा, इट बिकम्स प्लस। सो ई इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, प्लस एल इंटू डी आई बाई डी टी। ये मुझे फॉर्मूला मिला ई का। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये डी आई को एज इट इज रखेंगे, बाकी जो टर्म्स है उनको इधर शिफ्ट करेंगे। तो क्या होगा देखो, ई इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। मैंने डी टी को, डी आई को एज इट इज रखा और ये बाकी टर्म्स को उधर शिफ्ट किया। तो क्या मिलेगा, डी आई इज इक्वल टू ये ई डिवाइड बाय एल बनेगा इंटू ये डी टी बनेगा। ठीक है। अगर मुझे अभी यहाँ पे जो है ये सिंगल करंट है, मतलब एक छोटा सा करंट हमने लिया है डी आई, बट मुझे अगर टोटल करंट चाहिए तो टोटल करंट के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को इंटीग्रेट करना होगा। सो टोटल करंट इज, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डिवाइड बाय एल इंटू डी टी। यहाँ ई की वैल्यू पुट कर दो, ई की वैल्यू क्या है, ई जीरो साइन ओमेगा टी। इंटीग्रेशन ऑफ डी आई, इसी को हम लोग टोटल आई भी बोल सकते हैं, इसको मैं डायरेक्टली आई बोलती हूँ, टोटल करंट। इंटीग्रेशन ऑफ ई की जगह पे पुट करो ई जीरो साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय एल इंटू डी टी। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ई जीरो एंड एल ये दोनों भी कांस्टेंट टर्म है, उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो उसको बाहर निकालो तो क्या मिलेगा, आई इज इक्वल टू ई जीरो डिवाइड बाय एल इंटू इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी। तो इसकी जगह पे आई इज इक्वल टू ई जीरो डिवाइड बाय एल, इसकी जगह पे हम लिखेंगे माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा, कॉस ओमेगा टी, यहाँ ओमेगा है ना तो ओमेगा से डिवाइड करना होगा, उसका भी डेरिवेटिव हमें लेना पड़ता है, प्लस सी। हमेशा हम लोग इंटीग्रेशन में एक सी लेते हैं, तो यहाँ पे प्लस सी भी आएगा। तो यहाँ पे देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, आई इज इक्वल टू ई जीरो डिवाइड बाई ये ओमेगा है ना, इसको बाहर निकालो, एल इंटू ओमेगा करो इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू प्लस सी। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये प्लस सी नहीं लिखा तो भी चलता है वैसे तो। अभी देखो ये हमें करंट मिल रहा है, इसमें ये जो करंट है माइनस ई जीरो डिवाइड बाई एल ओमेगा एज इट इज रखो। करंट को हमें कैसे फॉर्म में लाना है, इसको हमें यहाँ पे लिखती हूँ, आई इज इक्वल टू, एक मिनट दिख नहीं रहा आपको, आई इज इक्वल टू आई जीरो इंटू साइन ओमेगा टी, ऐसे फॉर्म में लाना है। और दोनों में फेज डिफरेंस कितना है वो हमें देखना है। बट यहाँ पे हमें करंट किस फॉर्म में मिल रहा है, ई जीरो डिवाइड बाई एल ओमेगा इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी, इस फॉर्म में मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी आपको अगर याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में हमने अलाइड एंगल्स स्टडी किए थे। तो अलाइड एंगल्स में हमने स्टडी किया था कि साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, राइट ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कॉस थीटा मिल रहा है। तो कॉस थीटा की जगह पे हम लोग इसको साइन के फॉर्म में लाना है, तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा पुट कर सकते हैं। इसका मतलब हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू ई जीरो डिवाइड बाई एल ओमेगा एज इट इज रहने दो, इस माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी लिखेंगे। यहाँ पे एंगल क्या है, ओमेगा टी, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। अगर मैंने इसको उल्टा किया, मतलब ये माइनस इस साइड लिया और पाई बाई टू उस साइड लिया, तो ये माइनस साइन थीटा बनेगा। मतलब आई इज इक्वल टू ई जीरो डिवाइड बाई एल ओमेगा, ये ऑलरेडी माइनस है, अगर मैंने इसको माइनस साइन और इसको एंगल को उल्टा कर दिया, मतलब ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू किया तो भी चलेगा। तो ये माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो आई इज इक्वल टू हमें मिलेगा ई जीरो डिवाइड बाई एल ओमेगा इन ब्रैकेट माइनस माइनस बिकम्स प्लस साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ब्रैकेट कंप्लीट। देखो ये इक्वेशन अभी इसके फॉर्म में आ गया, साइन एंगल हमें मिल गया, राइट। बट यहाँ पे ई जीरो डिवाइड बाई एल ओमेगा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पे हम लोग आई जीरो लिखेंगे। देयरफॉर आई जीरो इज इक्वल टू ई जीरो डिवाइड बाई एल ओमेगा। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू आई जीरो इंटू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। देखो ये इक्वेशन हमें मिल रहा है करंट का। इसको कंपेयर करो किसके साथ,
E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी के साथ कंपेयर करो। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? अभी तक हम देख रहे थे रेजिस्टेंस में ये भी ओमेगा टी था, ये भी ओमेगा टी था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। रेजिस्टेंस में ये भी ओमेगा टी था, ये भी ओमेगा टी था, लेकिन अभी यहाँ पे -π/2 है। मतलब जो करंट है आपका वो इतने फेज से 90 के फेज से पीछे चल रहा है, 90 के फेज से पीछे चल रहा है, राइट ना। ये सिर्फ ओमेगा टी है और ये ओमेगा टी -5, मतलब अपना करंट पीछे है, ईएमएफ आगे है। इसको डिटेल में बताती हूँ मैं। पहले तो आप डेरिवेशन एक बार देख लो। सबसे पहले हमने क्या किया, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम ड्रॉ करना ही है। यहाँ पे एसी सर्किट लगाया, की लगाई, की ऑन करने के बाद करंट चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा कॉइल में, उसको हम ई डैश बोलते हैं। तो ई डैश और ये ई, उसके बाद हमने ई डैश कितना लिया, माइनस सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला यूज किया, -L इंटू di/dt। बट अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ हमें पता है जितना भी ईएमएफ होता है सर्किट में उसका एडिशन 0 होता है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ E प्लस ई डैश इज इक्वल टू 0 लिया, सो इज इक्वल टू माइनस ई डैश लिया, ई इज इक्वल टू माइनस इसका ई डैश का फॉर्मूला पुट किया, वो माइनस माइनस बिकम्स प्लस हुआ। तो पहले हमने डी लिया, E/L को इधर शिफ्ट किया, E/L इंटू dt बना। टोटल करंट लेने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E0 साइन ओमेगा टी डिवाइड बाई L हुआ इंटू dt हुआ। यहाँ पे E0 डिवाइड बाई L को साइड में लिया तो साइन ओमेगा टी dt बना, उसका इंटीग्रेशन हमें मिलेगा माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई ओमेगा। I इज इक्वल टू E0 डिवाइड बाई ये ओमेगा साइड में लिया L ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी को हमने इस फॉर्म में लिखा साइन π/2 माइनस थीटा, मतलब माइनस साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। ऑलरेडी यहाँ पे माइनस था तो मुझे माइनस लगाना पड़ा, बट मुझे ये माइनस हटाना है तो मैंने क्या किया, एंगल को उल्टा कर लिया, ओमेगा टी माइनस π/2, तो ये माइनस माइनस बिकम्स प्लस हुआ। प्लस होने के बाद ये साइन ओमेगा टी माइनस π/2, बट मुझे I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी चाहिए था, तो E0 डिवाइड बाई L ओमेगा। यहाँ पीक वैल्यू ये मिली हमें, दिस इज द पीक वैल्यू। यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस इज द पीक वैल्यू। तो ये पीक वैल्यू हमें मिली, तो पीक वैल्यू E0 डिवाइड बाई L ओमेगा, उसकी जगह पे हमने I0 पुट किया, साइन ओमेगा टी माइनस π/2। इसको कंपेयर किया E0 साइन ओमेगा टी से, तो हमें पता चला कि ये माइनस π/2 से पीछे चल रहा है करंट, ईएमएफ आगे है। अब इसकी हमें फेजर डायग्राम और वेव डायग्राम जैसे हमने रेजिस्टेंस में निकाली थी सेम इसमें भी निकालनी है, ठीक है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले इसका हमें स्टेटमेंट देना जरूरी है। तो क्या स्टेटमेंट देंगे, देखो इसको कॉपी कर लो, मैं रफ करने जा रही हूँ। तो देखो बच्चों, E इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, E0 साइन ओमेगा टी, एंड I इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस याद रखनी ही है आपको। इससे हमें पता चलता है बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशंस, बाय कंपेयरिंग वी गेट व्हाट वी गेट अल्टरनेटिंग करंट I, AC करंट I लैग्स बिहाइंड, इसको लैग्स बिहाइंड बोलते हैं, मतलब पीछे है, लैग्स बिहाइंड द अल्टरनेटिंग AC अल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर EMF E बाय फेज एंगल π/2 फेज एंगल से ये करंट क्या है, पीछे है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस L लीड्स विद द करंट फेज एंगल π/2। लीड भी बोल सकते हैं, रेडियन ऐसे भी बोल सकते हैं, ओके। मतलब वोल्टेज लीड अक्रॉस L लीड्स द करंट बाय फेज एंगल π/2 से आगे है, ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं, फेज एंगल π/2। इसको ठीक से नोट डाउन करो, π/2 रेडियन, इसको रेडियन में हम π/2 बोलेंगे और डिग्री में क्या बोलेंगे, और 90 डिग्री, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। अब देखो इसको हमें डायग्रामेटिकली शो करना है, तो डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, वेव डायग्राम पहले निकालेंगे, उसके बाद फेज डायग्राम में बताऊंगी, कभी कभी वो भी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो बच्चों सबसे पहले देखते हैं वेव डायग्राम। वेव डायग्राम ये एक y एक्सिस
ये एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हम इसका ईएमएफ निकाल लेते हैं। ईएमएफ तो अभी ओमेगा टी है, तो उसको हम डायरेक्टली ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ये हो गया ईएमएफ। अब हम निकालेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। बट हमें पता है ये जब पाई बाय टू, इसको आपको पता है ना, यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई बाय 2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3 पाई बाय 2 होता है एंड यहाँ 2 पाई होता है, 2 पाई। अब हमें पता है कि ये जब पाई बाय 2 तक गया तब करंट स्टार्ट हुआ, क्योंकि वो पाई बाय 2 एंगल से पीछे है ना। मतलब जब ये पाई बाय 2 तक गया तब करंट स्टार्ट हुआ। तब करंट कहाँ पे था? 0 पे था। जब ये पाई बाय 2 पे था तब करंट 0 पे था। मतलब करंट यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ से स्टार्ट होने के बाद जब वो यहाँ तक जाएगा तब ये मैक्सिमम होगा। मतलब ऐसे, यहाँ मैक्सिमम, वापस यहाँ 0, देन यहाँ मैक्सिमम, वापस यहाँ 0, यहाँ मैक्सिमम, यहाँ 0, कुछ इस प्रकार। ओके, ऐसे करंट पास होगा। मतलब देखो, और तो यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड मैंने करंट का कम दिखा है, इसको ऐसे यहाँ तक टच कर दो। मतलब ये माइनस पाई बाय 2 है ना, माइनस पाई बाय 2 पीछे है, तो यहाँ इसका माइनस पाई बाय 2 से स्टार्ट होता है। यहाँ से स्टार्ट नहीं करते, ये प्लस पाई बाय 2, ये माइनस पाई बाय 2 से पीछे है। तो यहाँ पे क्या होगा? दिस इज E0 प्लस E0, यहाँ पे होगा माइनस E0। ये रहेगा अपना यहाँ से यहाँ तक, ये होगा अपना माइनस I0 एंड ये रहेगा प्लस I0। ओके, ऐसे हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। ये किसकी वेव है? दिस इज I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बच्चों, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ओके, ऐसे आप लोग लिखोगे। तो यहाँ पे ये वेव क्या है? माइनस पाई बाय 2 से पीछे है। ये 0, यहाँ पे मैक्सिमम, देन वापस 0, वापस मैक्सिमम, वापस 0, मैक्सिमम, यहाँ पे 0 एंड देन मैक्सिमम। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ओके, ये हुआ वेव डायग्राम। ये भी बहुत बार पूछा जा सकता है, तो इसको ठीक से ड्रॉ करो। अब मैं आपको बताती हूँ इसका फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है। तो फेजर डायग्राम में हम लोग क्या करते हैं, ये एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ये एक्स, ये वाई। तो यहाँ पे मान लो हमने ई लिया, ई का वेक्टर लिया E0, इसकी लेंथ, ये कितने एंगल पे है? दिस इज ओमेगा टी जितने एंगल पे है। तो आई कहाँ पे होता है? इस ओमेगा टी से पीछे, पीछे कितना? 90 डिग्री। तो यहाँ से 90 डिग्री पीछे हमें जाना है, यहाँ से, हाँ, यहाँ से 90 डिग्री पीछे। मतलब यहाँ पे मान लो ये 90 डिग्री बनेगा, ये है 90 डिग्री। तो ये इसके कितने पीछे है? 90 डिग्री पीछे है। और इसका करंट का जो लेंथ है, मैंने क्या बोला, इसका करंट का लेंथ हमेशा छोटा होता है। तो I0 ये कितना छोटा है? यहाँ पे करंट क्यों छोटा है? क्योंकि I0 की वैल्यू हमने देखी क्या है? E डिवाइड बाय L ओमेगा। तो इतना वैल्यू L ओमेगा जो है, जैसे वहां पे E डिवाइड बाय R था, रेजिस्टेंस डिवाइड हो रहा था, वैसे यहाँ पे भी ये जो फैक्टर है L ओमेगा, इसको कहा जाता है रिएक्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक में वही बताने वाली हूँ। इतना फैक्टर यहाँ ईएमएफ से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब करंट यहाँ पे भी कम हो रहा है। यहाँ पे भी करंट को अपोजिशन है, इसका मतलब करंट कम हो रहा है। इसीलिए यहाँ करंट की लेंथ जो पिक वैल्यू है वो ईएमएफ की पिक वैल्यू से कम ही रहेगी। इसलिए I0 की लेंथ हमेशा क्या दिखानी है आपको? कम दिखानी है। अब हम इसका इंस्टेंटेनियस दिखाएंगे। इंस्टेंटेनियस कहाँ पे होता है? प्रोजेक्शन कहाँ पे होता है? अलोंग वाई एक्सिस। तो ये प्रोजेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, मतलब ये होगा आपका E0 साइन ओमेगा टी, ये आपका प्रोजेक्शन रहेगा। एंड यहाँ से यहाँ तक का I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये आपका प्रोजेक्शन रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों का प्रोजेक्शन भी आप लोग दिखाओगे। ऐसी फेजर डायग्राम टोटली ऐसे आपको दिखानी है बहुत अच्छे से। बच्चों अभी इसका लास्ट पॉइंट बचा है, दैट इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस था वहां पे, वैसे इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस रहेगा। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब क्या? देखो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं।
तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की डेफिनेशन देखो क्या है, द अपोजिंग नेचर ऑफ एन इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो हमने देखा पीक वैल्यू कितना था यहाँ पे, I0 इज इक्वल टू E डिवाइड बाय L ओमेगा, E0 डिवाइड बाय L ओमेगा, या फिर ओमेगा L भी बोल सकते हैं इसको। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ ये क्या होता है, I इज इक्वल टू V डिवाइड बाय R। अगर हम इसको कंपेयर करें इस इक्वेशन से, तो यहाँ पे ये R जो है दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, R क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ओमेगा L मिलेगा। सो ये ओमेगा L को यहाँ पे हम डिनोट करते हैं, मतलब ये जैसे रेजिस्टेंस यहाँ अपोज करने का काम कर रहा है, वैसे ये L ओमेगा यहाँ अपोज करने का काम कर रहा है। तो ये L ओमेगा जो है उसको हम क्या कहते हैं, दिस L ओमेगा, या फिर ओमेगा L बोलो, ओमेगा L plays a similar role of resistance, similar role of resistance। इसी को हम लोग कहते हैं, this is called as inductive reactance। इसको क्या कहा जाता है, inductive reactance, and it is denoted by, इसको डिनोट किया जाता है XL से, XL। ओके, तो हम यहाँ पे बोलेंगे therefore XL इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा इंटू L। ओमेगा का फॉर्मूला होता है XL इज इक्वल टू 2πf इंटू L। तो ये XL ये भी आप लोग यूज कर सकते हैं, ये भी आप लोग यूज कर सकते हैं, दोनों फॉर्मूले यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओमेगा का फॉर्मूला हमने इसके पहले बहुत बार यूज किया है। अब देखो ये जो रिएक्टेंस है इंडक्टर में, मतलब डीसी करंट है मान लो, तो डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। तो अगर ये F0 है तो XL इन DC क्या रहेगा, 0 रहेगा। F0 होता है तो XL इन DC 0 रहेगा। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि प्योर इंडक्टर से, जो प्योर इंडक्टर होता है, प्योर इंडक्टर मतलब ये डीसी को अपोज नहीं करता, ऐसा उसका मीनिंग है, डीसी को जाने देता है, बस एसी को अपोज करने का काम करेगा इंडक्टर। प्योर इंडक्टर, क्योंकि हमने देखा था अगर करंट कांस्टेंट होगा, कॉइल ली थी आपको याद है, कॉइल में अगर करंट हमने कांस्टेंट लिया तो ये उसको कुछ नहीं करा, उसको जाने दे रहा, करंट भी इंड्यूस नहीं हो रहा उसमें। बट अगर करंट वेरिएबल है तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, और वो ईएमएफ क्या कर रहा है, आने वाले करंट को अपोज करने का काम कर रहा है। अगर ये इंक्रीजिंग है तो डिक्रीज करने का काम कर रहा है, डिक्रीजिंग है तो इंक्रीज करने का काम कर रहा है। तो ये वेरिएबल कब होगा, जब वो एसी होगा, कांस्टेंट तो डीसी होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम बोलेंगे प्योर इंडक्टर जो है ऑफर्स जीरो रेजिस्टर। ये क्या करता है, कुछ भी रेजिस्टर नहीं लगाता, जीरो रेजिस्टेंस, कुछ भी अपोज नहीं करता टू डीसी, ओके। दैट मीन्स इट कैन नॉट रिड्यूस डीसी, ये डीसी को रिड्यूस नहीं करता, रिड्यूस डीसी, ओके, बट इट रिड्यूस्ड एसी। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं इट passes DC and blocks AC। AC को ब्लॉक करता है लेकिन DC को पास करता है ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। जो हाई फ्रीक्वेंसी का वेरी, क्योंकि देखो यहाँ F बढ़ेगा तो रिएक्टेंस बढ़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, हाई फ्रीक्वेंसी। आया समझ में? सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। यहाँ पे इसके ऊपर MCQs आपको पूछे ही जा सकते हैं। देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब I0 इज इक्वल टू होता है E0 डिवाइड बाय L ओमेगा। अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ I इज इक्वल टू क्या है, V डिवाइड बाय R है। यहाँ WL जो है वो रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है, उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसको हम XL से डिनोट करते हैं। तो XL इज इक्वल टू यहाँ ओमेगा L आएगा, तो XL इज इक्वल टू 2πf इंटू L आएगा। इन DC F क्या होता है, जीरो फ्रीक्वेंसी होती है, तो XL इज इक्वल टू 0 आएगा। मतलब प्योर इंडक्टर जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करता है DC के लिए, मतलब इट कैन नॉट रिड्यूस DC। दैट मीन्स इट्स passes DC एंड ब्लॉक्स AC, क्योंकि AC की फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी तो उतना उसका रिएक्टेंस बढ़ेगा और वो अपोज करने का काम करेगा। ये टोटल हुआ AC सर्किट विथ इंडक्टर। देखो मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया है, AC सर्किट का डायग्राम, AC सर्किट का डेरिवेशन, देन AC सर्किट का फेजर डायग्राम, उसका वेव डायग्राम, एंड अभी हमने देखा इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये सभी चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के टॉपिक के लिए, दैट इज द LCR सर्किट।
इसके पहले अभी एसी सर्किट विथ कैपेसिटर बाकी है, वो देखेंगे। उसके बाद एसी सर्किट विथ एलसीआर देखेंगे। तो बच्चों इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। न्यूमेरिकल देखो क्या है। एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 200 मिली हेनरी, इंडक्टेंस 200 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ पीक ईएमएफ 210 वोल्ट। मतलब आपको एल दिया है एंड पीक वैल्यू मतलब E0 दिया है एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज एफ दिया है। कैलकुलेट द पीक करंट, आपको I0 निकालना है। व्हाट इज द इंस्टैंटेनियस वोल्टेज ऑफ द सोर्स व्हेन द करंट इज एट इट्स पीक वैल्यू। देखो कैसे निकालना है मैं बताती हूँ आपको। मतलब I0 निकालना है आपको एंड इंस्टैंटेनियस वैल्यू एट पीक वैल्यू ऑफ करंट E, ये निकालना है। तो गिवन देखो सबसे पहले लिख लो L दिया है। L कितना दिया है 200 मिली हेनरी, मतलब 200 इंटू 10⁻³ हेनरी। उसके बाद E0 दिया है 210 वोल्ट, F दिया है 50 हर्ट्ज। हमें निकालना है टू फाइंड I0 एंड सेकेंड इंस्टैंटेनियस वोल्टेज एट पीक वैल्यू ऑफ करंट। ओके। तो देखो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे हम लोग I0 निकालने के लिए। E0 डिवाइड बाय एक्सएल का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि एक्सएल हमें पता है क्या, एक्सएल इज इक्वल टू क्या है 2πf इंटू एल। वैल्यूज पुट करो, सबसे पहले एक्सएल निकालो तभी I0 निकालते आएगा। एक्सएल इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू सभी वैल्यूज पता है 0.2। इसका क्या आएगा देखो 0.2 आता है इसका, है ना। तो ये 0.2, इसको पुट करने के बाद हमें मल्टीप्लिकेशन है सीधा 62.84 ओहम, ये रेजिस्टेंस का ही यूनिट लेता है ओहम। ये मिल गया एक्सएल। I0 निकालो, E0 डिवाइड बाय एक्सएल। E0 कितना है 210 डिवाइड बाय 62.84। लॉग टेबल का यूज करके सॉल्व करो, ये मिलता है 3.341 एम्पियर। ये हमें मिला करंट। अब इन्होंने पूछा है कि इंस्टैंटेनियस वोल्टेज एट पीक वैल्यू ऑफ करंट क्या रहेगी। डायग्राम हमने देखा ये था। तो इंस्टैंटेनियस वोल्टेज एट पीक वैल्यू ऑफ करंट यहाँ पे है 0, ऐसे गया। यहाँ पे करंट की पीक वैल्यू है, तब ईएमएफ कितना है 0। पीक वैल्यू ऑफ करंट पे ईएमएफ कितना मिल रहा है 0। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पीक वैल्यू ऑफ करंट पे हमें वोल्टेज कितना मिलता है 0 मिलता है, क्योंकि वो π/2 से पीछे चल रहा है ना, लैग बिहाइंड द ईएमएफ। सो हम बोलेंगे यहाँ पे वोल्टेज 0, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट चाहे तो लिख लो। वोल्टेज 0 व्हेन द करंट इज at its peak value। ओके, तो ये दो पॉइंट हमने पूछे थे, ये एंड ये। ओके, दोनों का आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एन एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ ओनली एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 2 हेनरी इफ द करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ साइन वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 0.25 एम्पियर एंड फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज। यहाँ एम्पलीट्यूड दिया है, मतलब पीक वैल्यू दी है। याद रखो एम्पलीट्यूड हम किसको बोलते हैं, जिसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब पीक वैल्यू। एंड फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज एफ दिया है। कैलकुलेट द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, पाई इज इक्वल टू 3.142 दिया है। देखो क्या क्या निकालना है, सबसे पहले देख लेते हैं। इफेक्टिव पोटेंशियल मतलब आपको क्या निकालना है, ERMS वैल्यू निकालनी है। ओके, इसके लिए आपको IRMS पता होना बहुत जरूरी है। देखो कैसे निकालते हैं। इफेक्टिव बोला मतलब वही गिवन, L दिया है 2 हेनरी, I0 दिया है 0.25 एम्पियर, F दिया है 60 हर्ट्ज। आपको निकालना है
ERMS इज इक्वल टू वॉट? सो फॉर्मूला सबसे पहले ERMS के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ERMS इज इक्वल टू I इंटू IRMS इंटू एक्सएल, क्योंकि देखो I का फॉर्मूला क्या होता है? E डिवाइड बाय एक्सएल, तो E का फॉर्मूला आएगा I इंटू एक्सएल, ये फर्स्ट फॉर्मूला। लेकिन हमें IRMS निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? IRMS हम लोग RMS वैल्यू का फॉर्मूला I0 डिवाइड बाय √2 एंड थर्ड एक्सएल इज इक्वल टू होता है 2 पाई FL। ओके, ये सभी वैल्यूज यहाँ पे अप्लाई करो। तो अभी सबसे पहले तो IRMS निकाल लो, तब आपको एक्सएल निकालते आएगा। एक्सएल निकालने के बाद IRMS निकाल लो। IRMS इज इक्वल टू I0 डिवाइड बाय √2। I0 कितना है? 0.25 डिवाइड बाय √2 की वैल्यू होती है 1.414। कैलकुलेटर सॉरी लॉग टेबल का यूज करो, कैलकुलेटर का मत यूज करो। ये आएगा 0.1768 एम्पियर। सिमिलरली एक्सएल निकालो, ये हुआ फर्स्ट। सेकेंड एक्सएल निकालो, दैट इज 2 इंटू 3.14 इंटू 60 इंटू 2। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 754.08 ओहम। एंड थर्ड ERMS निकाल लो। अभी ERMS इज इक्वल टू एक्सएल पता चल गया, IRMS पता चल गया, दोनों पुट करने के बाद आपको ERMS मिलेगा। ये कितना है? 0.1768 इंटू ये कितना है? 754.08। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको मिलेगा दैट इज 133.4 सॉरी 133.4। ERMS मतलब वोल्ट। तो ये आंसर एक, ये एक आंसर, ये एक आंसर। ओके, ऐसे हम लोग इसको इफेक्टिव पोटेंशियल जहाँ पे पूछेंगे वहाँ आपको निकालना है RMS वैल्यू, क्योंकि जो भी होता है जो हम मेजर करते हैं वो एक RMS वैल्यू ही होता है। जहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है कौन सा पोटेंशियल, कौन सा EMF, कौन सा करंट, मान लो वहाँ पे इफेक्टिव मतलब RMS पूछा है, डायरेक्टली RMS कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बच्चों इसी से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल्स भी ले लिए, इसी से रिलेटेड मैंने सभी क्वेश्चंस भी कवर किए हैं। AC सर्किट विथ इंडक्टर मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है आपको। इस सभी क्वेश्चंस लर्न करो ठीक से, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।